नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की स्थापना के 150 वर्ष पूरे हुए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया। केंद्र ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी किए। केंद्रीय मंत्री ने PMKSY 2.0 के वाटरशेड डेवलपमेंट घटक के तहत 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की स्थापना के 150 वर्ष पूरे हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने मिशन मौसम का उद्घाटन किया। इस मिशन को सितंबर 2024 में कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी थी। तो चलिए सबसे पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 1875 में स्थापित यह भारत की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके 6 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र हैं। ये केंद्र मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी में स्थित हैं। साथ ही IMD विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है। IMD की भूमिका देखें तो यह मौसम और जलवायु पूर्वानुमान संबंधी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है। ये सेवाएं आपदा प्रबंधन, कृषि, विमानन और लोक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब IMD के कुछ प्रमुख उपलब्धियों पर एक नजर डाल लेते हैं। ये चक्रवात का पूर्वानुमान लगा सकता है। इसके चलते चक्रवातों से होने वाली मौतों का आंकड़ा घटकर 2022 से 2024 में 0 हो गया है। वर्ष 1999 में 10,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। IMD द्वारा 2013 में आए फैलिन, 2014 के हुदहुद और 2019 में आए फणी जैसे चक्रवातों का सफलतापूर्वक पूर्वानुमान जारी किया गया था। दूसरी है न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन। 2014 से IMD के पूर्वानुमान की सटीकता में 40% तक का सुधार हुआ है। आगे बढ़ते हुए IMD की लोक पहुंच और सेवाएं भी जानते हैं। पहली है सभी के लिए अग्रिम चेतावनी। मौसम संबंधी चेतावनियां और पूर्वानुमान अब भारत की 90% से अधिक आबादी तक पहुंचते हैं। दूसरी है 10 दिवसीय मौसम पूर्वानुमान। लोग किसी भी समय पिछले 10 दिनों और अगले 10 दिनों की मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरी है किसानों को लाभ। किसानों और पशुपालकों द्वारा मौसम से संबंधित सलाह का उपयोग पिछले दशक में 10% था, जो अब बढ़कर 50% से अधिक हो गया है। खबर की बेहतर जानकारी के लिए मिशन मौसम के बारे में समझते हैं। मिशन मौसम भारत के मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान, अनुसंधान एवं सेवाओं को बेहतर बनाने वाली एक बहुआयामी पहल है। इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसके तहत रडार व सैटेलाइट्स, विंड प्रोफाइलर्स, रेडियोमीटर्स, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स यानी HPC और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग आधारित मॉडल्स के व्यापक नेटवर्क की स्थापना की जाएगी। इससे मौसम के बहुआयामी अवलोकन एवं पूर्वानुमान में सहायता मिलेगी। साथ ही भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM में क्लाउड सिमुलेशन चैम्बर की स्थापना की जाएगी। इसका उपयोग क्लाउड सीडिंग जैसे मौसम संबंधी हस्तक्षेपों के परीक्षण के लिए किया जाएगा। इसका कार्यान्वयन मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES है। खबर के अंत में IMD की मौसम विज्ञान संबंधी पहले भी जान लेते हैं। पहली है वेदर एनालिसिस एंड फोरकास्ट एनेबलिंग सिस्टम यानी WAFES। ये प्रणाली अवलोकनों और मॉडल्स को एकीकृत करके निर्णय लेने में मदद करती है। दूसरी है डिजिटल बैरोमीटर UNEP। मिनामाता कन्वेंशन का पालन करते हुए 2023 से मरकरी बैरोमीटर की जगह इसका उपयोग किया जा रहा है। तीसरी है डायनामिक कंपोजिट रिस्क एटलस। इसे जोखिम मूल्यांकन के लिए 2022 में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा है प्रभाव आधारित पूर्वानुमान। इसे लक्षित मौसम पूर्वानुमानों के लिए 2019 में शुरू किया गया था। और आखिरी है मेघदूत मोबाइल ऐप, जो स्थानीय भाषाओं में मौसम की जानकारी प्रदान करता है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया था। चलिए सबसे पहले राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड यानी NTB के बारे में बात करते हैं। इसका मुख्यालय निजामाबाद, तेलंगाना में है। आपको बता दें कि निजामाबाद हल्दी का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसका मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। इसके मुख्य सदस्यों में आयुष मंत्रालय, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों जैसे औषध विभाग, कृषि और किसान कल्याण विभाग, वाणिज्य और उद्योग विभाग के प्रतिनिधि और राज्य के रोटेशन के आधार पर राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके प्रकार को देखें तो NTB एक कार्यकारी निकाय है, न कि वैधानिक निकाय। अब वैश्विक हल्दी उद्योग में भारत का प्रभुत्व समझते हैं।
भारत हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। वैश्विक हल्दी उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 70% से अधिक है तथा वैश्विक हल्दी व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62% से अधिक है। 2023-24 में भारत के 3.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हल्दी की खेती की गई थी और लगभग 10 लाख टन से अधिक का उत्पादन हुआ था। बता दें, हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं और इसे देश के 20 से अधिक राज्यों में उगाया जाता है। जीआई टैग प्राप्त हल्दी की प्रमुख किस्में हैं तमिलनाडु की इरोड हल्दी, मेघालय की लाकाडोंग हल्दी और उड़ीसा की कंधमाल हल्दी। इनमें से लोकाडोंग हल्दी उच्च करक्यूमिन सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। भारत का लक्ष्य 5 वर्षों में उत्पादन को दोगुना करके 20 लाख टन करना है। साथ ही 2030 तक हल्दी का निर्यात $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का अनुमान है। चलिए अब हल्दी यानी करकुमा लोंगा के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसे गोल्डन स्पाइस भी कहा जाता है। ये बारहमासी प्रकंद युक्त शाकीय पादप है। ये भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाला स्थानीय पादप है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और डिटॉक्सिफाइंग गुण होते हैं। ये लीवर से विषाक्त पदार्थों को हटाने यानी डिटॉक्सिफाई में मदद करती है तथा इस प्रकार ये लीवर को स्वस्थ रखती है। चलिए अब इसकी उपयुक्त जलवायु परिस्थितियां जानते हैं। हल्दी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में उगती है। इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। वर्षा की बात करें तो 1500 से 2500 मिलीमीटर प्रति वर्ष। अच्छी जल निकासी वाली और कार्बनिक पदार्थ से भरपूर उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। साथ ही समुद्र तल से 1500 मीटर तक की ऊंचाई पर सबसे अच्छी तरह से बढ़ती है। खबर के अंत में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के फोकस क्षेत्र भी जान लेते हैं। पहला है जागरूकता अभियान, वैश्विक स्तर पर हल्दी के स्वास्थ्य लाभों को बढ़ावा देना। दूसरा है बाजार का विस्तार, नए बाजारों के निर्माण के लिए लॉजिस्टिक और मार्केटिंग को मजबूत करना। तीसरा है गुणवत्ता आश्वासन, सख्त गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को बनाए रखना। इसके अलावा है किसान कल्याण, 20 राज्यों में हल्दी उत्पादक किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना। अनुसंधान एवं विकास की बात करें तो वैश्विक बाजारों के लिए हल्दी उत्पादों में नवाचार को बढ़ावा देना। और आखिरी है उपज में वृद्धि, किसानों की आय बढ़ाने के लिए हल्दी के उत्पादन में वृद्धि करना। भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया। इस ट्रेन इंजन का पहला ट्रायल रन हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर आयोजित होगा। यह इंजन भारतीय रेलवे द्वारा स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। इसकी क्षमता 1200 हॉर्स पावर है। दुनिया में केवल 4 देशों जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें हैं। इन ट्रेनों में 500 से 600 हॉर्स पावर वाले ट्रेन इंजन हैं। चलिए सबसे पहले स्वच्छ ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं। हाइड्रोजन एक स्वच्छ और बहुउपयोगी ऊर्जा संसाधन है। इसका उपयोग करके परिवहन, उद्योग और बिजली उत्पादन क्षेत्रों को कार्बन मुक्त बनाया जा सकता है। अब हाइड्रोजन ऊर्जा के प्रकार देखें तो इसमें पहला है ब्लू हाइड्रोजन। इसे स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रक्रिया द्वारा प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है। इसमें प्राकृतिक गैस को बहुत गर्म भाप के साथ एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड भी एक बाय प्रोडक्ट के रूप में उत्पन्न होती है। दूसरा है ग्रे हाइड्रोजन। यह भी स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग यानी SMR प्रक्रिया के माध्यम से प्राकृतिक गैस से उत्पादित होती है। इस प्रक्रिया में उच्च मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्सर्जित होती है। तीसरा है ग्रीन हाइड्रोजन। इसे किसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे पवन व सौर ऊर्जा द्वारा उत्पादित विद्युत का उपयोग करके जल की विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। इस प्रक्रिया में हानिकारक बाय प्रोडक्ट उत्पन्न नहीं होते हैं। और आखिरी है पिंक हाइड्रोजन। ये परमाणु ऊर्जा द्वारा संचालित विद्युत अपघटन प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त हाइड्रोजन ईंधन है। अब हाइड्रोजन ऊर्जा के लाभ भी जान लेते हैं। पहला है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हाइड्रोजन ब्रह्मांड के द्रव्यमान का लगभग 75% है। दूसरा है स्वच्छ ऊर्जा। फ्यूल सेल में उपयोग किए जाने पर बाय प्रोडक्ट के रूप में केवल जल प्राप्त होता है। साथ ही ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तुलना में ये अत्यधिक प्रभावी ऊर्जा संसाधन है। मुख्य चुनौतियों की बात करें तो वर्तमान में हाइड्रोजन फ्यूल उत्पादित करने में अधिक खर्च करना पड़ता है। हाइड्रोजन का भंडारण और परिवहन अधिक जटिल है। चूंकि यह उच्च ज्वलनशील है इसलिए अधिक सुरक्षा बरतनी होती है आदि। खबर के अंत में भारत में हाइड्रोजन फ्यूल हेतु शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। पहली है ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2022। इस नीति में भारत को दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
दूसरी है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023। इसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। और आखिरी है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन यानी साइट कार्यक्रम। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रोलाइजर के विनिर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है। केंद्र ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी किए। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस योजना के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता CFA और भुगतान सुरक्षा तंत्र घटकों के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। चलिए इसके मुख्य दिशा निर्देशों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले उपभोक्ताओं के लिए रूफटॉप सोलर प्लांट्स यानी RTS स्थापित करने हेतु मॉडल जानते हैं। इसमें है नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी यानी रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी RESCO मॉडल। RTS प्लांट्स को एक प्राइवेट कंपनी रेस्को द्वारा खरीद तथा स्थापित और रखरखाव किया जाएगा। उपभोक्ता द्वारा उपभोग के लिए टैरिफ का भुगतान किया जाएगा। रेस्को विद्युत क्रय समझौते यानी पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत डिस्कॉम को अतिरिक्त बिजली बेच सकती है। दूसरा है यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन ULA मॉडल। डिस्कॉम और राज्य सरकार या राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाएं उपभोक्ताओं की ओर से सौर परियोजनाएं स्थापित कर सकती हैं। अब बात करें केंद्रीय वित्तीय सहायता यानी CFA की, तो रूफटॉप सोलर प्लांट्स लगाने के लिए 1 करोड़ उपभोक्ताओं को ऋण दिया जाएगा। इसकी पात्रता RTS प्लांट को ग्रिड से और स्थानीय डिस्कॉम से रेसिडेंशियल पावर कनेक्शन से जोड़ना होगा। सौर मॉड्यूल घरेलू स्तर पर ही विनिर्मित होने चाहिए और मौजूदा RTS केंद्रीय वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे। ULA मॉडल के तहत ये केवल उन घरों के लिए है जिनकी रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन क्षमता 3 किलोवाट तक है। अब भुगतान सुरक्षा तंत्र की बात करें तो इसका उद्देश्य रेस्को को समय पर भुगतान सुनिश्चित करके रेस्को आधारित मॉडल में निवेश को जोखिम मुक्त करना है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया गया है। इस कोष को राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी NPIA द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। मंत्रालय की मंजूरी से इस कोष को अतिरिक्त अनुदान या निधियों से बढ़ाया जा सकता है। खबर के अंत में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसका मंत्रालय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा में सोलर रूफटॉप क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना और घरेलू उपभोक्ताओं को अपनी बिजली स्वयं उत्पादित करने में सशक्त बनाना है। इसकी अवधि वित्तीय वर्ष 2026-27 तक है और इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी NPIA और राज्य स्तर पर राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों SIAs द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री ने PMKSY 2.0 के वाटरशेड डेवलपमेंट घटक के तहत 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। वाटरशेड डेवलपमेंट जल संरक्षण तथा भूमि एवं वनस्पति की गुणवत्ता में सुधार के लिए जल ग्रहण यानी वाटरशेड क्षेत्र के भीतर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की प्रक्रिया है। बता दें, वाटरशेड एक भौगोलिक क्षेत्र है जहां से वर्षा जल या बर्फ के पिघलने के बाद जल अलग अलग चैनलों से बहते हुए खाड़ियों, झरनों, नदियों और अंततः किसी बड़े जलाशय या समुद्र में मिल जाता है। चलिए सबसे पहले PMKSY 2.0 के वाटरशेड डेवलपमेंट घटक के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं जानते हैं। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत भूमि संसाधन विभाग के द्वारा किया जाता है। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम शामिल हैं। ये प्रति परियोजना लगभग 5000 हेक्टेयर यानी पहाड़ी क्षेत्रों में कम के क्षेत्र को कवर करती है। अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY WDC के वाटरशेड डेवलपमेंट घटक के बारे में जानते हैं। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। भूमि संसाधन विभाग 2009-10 से एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम IWMP को लागू कर रहा है। WDC PMKSY 1.0 2015-16 में IWMP को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की अम्ब्रेला योजना के वाटरशेड डेवलपमेंट घटक के रूप में शामिल किया गया था। बात करें WDC PMKSY 2.0 की, तो इसकी शुरुआत PMKSY WDC 1.0 की सफलता को देखते हुए की गई है। इसकी अवधि 2021 से 2026 तक है। इसका लक्ष्य 49.50 लाख हेक्टेयर है। इसके उद्देश्यों में भूमि क्षरण की समस्या का समाधान करना, किसानों की आय में वृद्धि करना तथा मृदा संरक्षण, वर्षा जल संचयन और चारागाह विकास जैसी गतिविधियों का समर्थन करके जलवायु लचीलेपन में सुधार करना शामिल है। खबर में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं।
PMKSY को 2015-16 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य हर खेत तक पानी पहुंचाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना है। PMKSY एक व्यापक योजना है। इसमें जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले 2 प्रमुख घटक शामिल हैं। ये घटक है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIBP तथा हर खेत को पानी HKKP प्रति बूंद अधिक फसल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का एक महत्वपूर्ण घटक था। इसे वर्ष 2016 से 21 के दौरान कृषि और किसान कल्याण विभाग DOA एंड FW द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा था। हालांकि अब इसे कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा ही एक स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में लागू किया जा रहा है। खबर के अंत में अगली पीढ़ी का वाटरशेड डेवलपमेंट WDC PMKSY 2.0 के दृष्टिकोण में आए बदलाव भी जान लेते हैं। पहला है फसल विविधीकरण, जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए विविध फसल प्रणालियों की योजना बनाना। दूसरा है जैविक उपाय यांत्रिक उपचार के बजाय जैविक तरीकों को बढ़ावा देना। इसके अलावा है आर्थिक विविधीकरण, वाटरशेड अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाना। सामुदायिक सशक्तिकरण की बात करें तो योजना में विकेंद्रीकरण और सामुदायिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करना। और आखिरी है वर्षा जल का उपयोग करना, जल उत्पादकता बढ़ाने के लिए वर्षा जल के कुशल उपयोग पर जोर देना। चलिए बढ़ते हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे स्पेन की, जिसकी राजधानी है मैड्रिड। भारत और स्पेन ने संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2026 को डुअल ईयर के रूप में मनाने का फैसला किया है। स्पेन की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो स्पेन यूरोप के दक्षिण पश्चिमी भाग में आइबेरियन प्रायद्वीप के अधिकांश हिस्से में स्थित है। इसकी प्रादेशिक सीमा पश्चिम में पुर्तगाल, उत्तर पूर्व में अंडोरा व फ्रांस और जिब्राल्टर से लगती है। जिब्राल्टर यूनाइटेड किंगडम का एक विदेशी राज्य क्षेत्र है। इसकी समुद्री सीमा पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूर्व में भूमध्य सागर और बेलियरिक सागर तथा दक्षिण में अल्बोरान सागर से लगती है। बढ़ते हैं भौगोलिक विशेषताओं की तरफ तो यहाँ भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसकी प्रमुख पर्वत श्रृंखला पायरेनीज है, जो स्पेन और फ्रांस के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसकी प्रमुख नदियां एब्रो, टैगस, डोरो, ग्वाडलक्विविर आदि हैं। अन्य विशेषताओं में टेबरनास मरुस्थल, जो यूरोप का एकमात्र वास्तविक मरुस्थल है, मेसेटा सेंट्रल पठार और एंडालूसी मैदान शामिल हैं। इसकी द्वीप समूह में भूमध्य सागर में बेलियरिक द्वीप समूह और अफ्रीका के तट के निकट कैनरी द्वीप समूह स्थित हैं। चलिए बुलेटिन की आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना PKC ERCP की वजह से रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जलमग्न होने का खतरा है। कि टाइगर रिजर्व अरावली और विंध्य पहाड़ियों के बीच स्थित है। हाल ही में 2900 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों PWDs ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए घर से मतदान करने हेतु आवेदन किया। यह एक प्रकार की डाक मतपत्र सुविधा है। विशेषज्ञों ने अमेरिका में वनाग्नि की भीषणता के लिए हाइड्रोक्लाइमेट विप्लैश को जिम्मेदार माना है। जलवायु परिवर्तन ने हाइड्रोक्लाइमेट विप्लैश घटना को और गंभीर बना दिया है। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली भार्गवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसे स्वार्म ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। स्वार्म ड्रोन वास्तव में कई मानव रहित हवाई वाहनों के समूह होते हैं। हाल ही में एक शोध दल ने इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग EKM विकसित की है। ये अयस्कों से दुर्लभ भूतत्वों यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स REEs को निकालने की एक पर्यावरण अनुकूल तकनीक है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा सागर मेले में डुबकी लगाई। यह मेला पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में स्थित सागर द्वीप पर आयोजित किया जाता है। केंद्र ने केवल 90 दिनों में 6 लाख धोखाधड़ी वाले लेन देन को कम किया है और 1800 करोड़ रुपए बचाए हैं। आपको बता दें कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने बैंकों और वित्तीय मध्यस्थों के सहयोग से सेंट्रल सस्पेक्ट रजिस्ट्री की स्थापना की है। कन्याकुमारी के 15 भारतीय मछुआरों को डिएगो गार्सिया द्वीप के पास गिरफ्तार किया गया है। डिएगो गार्सिया उन 60 द्वीपों में से एक है जो चागोस द्वीप समूह या ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र BIOT का निर्माण करते हैं। ये चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा दक्षिणी द्वीप है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।